मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव चरम पर है। एक ओर इसराइल गजा में अपना सैन्य ऑपरेशन जारी रखे हुए है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी किसी न किसी तरह से इसराइल को छेड़ रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट में ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो इस तनाव की आग में घी डालने का काम कर सकता है। दरअसल इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि कतर ने हमास को इसराइल के खिलाफ अरबों डॉलर की फंडिंग की थी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा हमास की सैन्य शाखा को भी गया। जी हाँ, गजा में सैन्य अभियान के दौरान इस्राएली रक्षा बलों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से कतर सरकार और हमास के बीच व्यापक सहयोग का पता चला है, जिसमें गुप्त वित्तीय सहायता और अमेरिकी नेतृत्व वाली शांति पहलों को बाधित करने के समन्वित प्रयास शामिल हैं। इसराइल के N12 चैनल द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए गए दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया है कि कैसे कतर की फंडिंग ने हमास आंदोलन के लिए जीवन रेखा का काम किया। इसराइली मीडिया संस्थान चैनल 12 का दावा है कि सहायता कथित तौर पर अक्टूबर 2023 के हमले की योजना बनाने और हथियार खरीदने के लिए उपयोग हुई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि कतर की फंडिंग हमास के लिए इतनी जरूरी है कि साल 2019 में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन हमद अल थानी से कहा था कि गजा के लिए खाड़ी राज्य की नकदी हमास का मुख्य माध्यम है। आपको बता दें कि इसराइल ने गजा में युद्ध के दौरान हमास के ठिकानों से बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज प्राप्त किए हैं। कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों में हमास की फंडिंग, उसकी सैन्य शाखा और तमाम अन्य गुप्त जानकारियां शामिल हैं। N12 ने दावा किया है कि गजा में युद्ध के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से कतर और हमास के बीच गहरे संबंधों का पता चलता है। इन दस्तावेजों में कतर द्वारा हमास की सैन्य गतिविधियों को समर्थन देने और ईरान कतर हमास गठजोड़ की जानकारी शामिल है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी 25 मार्च की रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले कम से कम 2 बार चेतावनी दी गई थी कि हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ प्रधानमंत्री की मंजूरी से कतर द्वारा गजा को दिए गए धन को हड़प रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने चैनल 12 और कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर के हवाले से लिखा है कि नेतन्याहू को 2019 में तत्कालीन शिन बेट प्रमुख नादव अर्गमन और फिर 2020 में आईडीएफ के सैन्य खुफिया निदेशालय द्वारा चेतावनी दी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी नेतन्याहू ने इस फंडिंग को जारी रखने की अनुमति दी, ये मानते हुए कि गजा में स्थिरता बनी रहेगी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कमजोर किया जाएगा। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कतर की दोहरी भूमिका पर गहराई से प्रकाश डाला है, क्योंकि एक ओर तो कतर हमास के नेताओं को राजधानी दोहा में शरण देता है और दूसरी ओर इसराइल हमास के युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये ने याहिया सिनवार से कहा था कि आप एक पत्र लिखें जिसमें आप हमास के सैन्य अभियान और अपनी तत्काल जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और युद्ध में अपनी जीत को महामहिम यानी कतर के प्रिंस को समर्पित करेंगे। कतर की फंडिंग के अलावा उसके खुफिया अधिकारियों ने कथित तौर पर एक समय पर हमास के प्रतिनिधि से मुलाकात भी की। वहीं कतर और तुर्की में सैन्य ठिकानों पर हमास के लड़ाकों के लिए विशेष प्रशिक्षण इकाइयों यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स की निगरानी और सीरियाई गृह युद्ध के दौरान लेबनान भाग गए सीरियाई फिलिस्तीनियों को हमास की लेबनानी बटालियनों में शामिल करने के लिए चर्चा की। चैनल 12 के अनुसार उस बैठक को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के एक वर्गीकृत दस्तावेज में रिकॉर्ड किया गया था। अब इस खुलासे के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की कौन सी नई हवा बहेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। गजा में हालात खराब होते जा रहे हैं। हर गुजरता लम्हा फिलिस्तीनियों के लिए एक नई आफत लेकर आ रहा है। लेकिन यह आफत सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए ही नहीं बल्कि इसराइल के लिए भी आ रही है। जी हाँ, दरअसल इसराइल को गजा में सैनिकों की कमी खल रही है। इसराइली सेना ने हाल ही में कहा कि गजा पट्टी पर जारी युद्ध के कारण उसे 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से लगभग 6,000 की आवश्यकता युद्धक भूमिकाओं के लिए है। इसराइली फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सेना में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की कमी है, जिसमें लगभग 6,000 लड़ाकू सैनिक शामिल हैं। ये एक वास्तविक परिचालन आवश्यकता है और इसलिए हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
वे रूढ़िवादी यहूदियों की संभावित भर्ती के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन्हें लंबे समय से सैन्य सेवा से छूट दी गई है। ये घोषणा उसी दिन की गई जिस दिन दक्षिणी गजा में 4 इस्राएली सैनिक मारे गए थे। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खान यूनिस शहर में एक बम लगे घर के अंदर सैनिकों की मौत हो गई। सेना को कवर करने वाले स्थानीय पत्रकारों ने पुष्टि की कि इमारत में विस्फोटक रखे गए थे। उनकी मौत के साथ गजा में जमीनी आक्रमण की शुरुआत से अब तक मारे गए इस्राएली सैनिकों की कुल संख्या 429 हो गई है। सेना ने यह भी पुष्टि की कि उसी घटना में एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोमवार 2 जून को उत्तरी गजा के जबालिया क्षेत्र में एक और विस्फोट में 3 इस्राएली सैनिक मारे गए। इसराइल ने हाल ही में अपने नरसंहार युद्ध को तेज कर दिया है। 18 मार्च को युद्ध विराम तोड़ने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 4,335 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिससे गजा में मरने वालों की कुल संख्या 54,607 हो गई है। इसमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। दूसरी ओर हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसराइल पर एक बड़े हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि खान यूनुस और जबालिया में इसराइल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इसराइल के आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए या मजबूर करने के लिए या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माना जा रहा है कि हमास ने इस्राएली सेना को भी गजा में नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अब इसराइल के पास सैनिकों की कमी हो रही है। इजराइल ने गाजा पर पिछले कुछ दिनों में हमले और तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अब हमास से सिर्फ सैन्य कार्रवाई के जरिए ही निपटा जाएगा। बातचीत का रास्ता बंद है। इसी आक्रामक रुख की वजह से सीज फायर को लेकर भी बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी है। दरअसल हाल ही में इजरायली सेना को एक और बंधक की लाश मिली है। इजराइल को एक हफ्ते में तीसरे बंधक की लाश मिली। दरअसल ये मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब इजराइल को एक ही हफ्ते में तीसरे बंधक की लाश मिली। शनिवार को सेना ने जानकारी दी कि एक थाई नागरिक का शव गाजा से एक खास ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया। बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस व्यक्ति को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक नातोपोंग पिंता नाम के थाई नागरिक को किप्तुज नीर ओज से अगवा किया गया और युद्ध की शुरुआत में ही उसकी गाजा में हत्या कर दी गई। हमास ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर के हमले के दौरान कई थाई नागरिकों को बंधक बनाया गया था। पिंता खेती का काम करने के लिए थाईलैंड से इजराइल आया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसका शव गाजा के रफा इलाके से मिला है, जहां हाल ही में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को इजराइल ने 2 और बंधकों की लाशें बरामद की हैं। जुडिथ वेस्टाइन और गड हगाई नाम के इन दोनों नागरिकों के पास इजरायली अमेरिकी नागरिकता थी। इजराइल के मुताबिक गाजा में अब 55 बंधक हैं, जिनमें से ज्यादातर के मारे जाने की आशंका है। इधर गाजा में इजराइल के हवाई हमले भी लगातार जारी हैं। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक के हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान चली गई है। बिगड़ते हालात और बंधकों के मुद्दों को लेकर तनाव भी गहराता जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों को हर हाल में वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। गजा में लंबे समय से चल रही जंग में इस्राएल के कई सैनिकों की मौत हो गई है। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है जब इस्राएली सैनिक एक इमारत में घुसे। बताया जा रहा है कि इमारत में बम लगाए गए थे, जिसे आमतौर पर बूडी ट्रैप कहते हैं। इस्राएल के सैनिक उस इमारत में घुसे और थोड़ी देर के बाद इमारत ढह गई और सैनिक उसमें दबकर मर गए। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इस्राएल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इस्राएल को एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके नबियों के वारिस गिदोन के रथों पर डेविड के पत्थर फेंकना जारी रखते हैं और कब्जे के अहंकार को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक कि वो परास्त नहीं हो जाता। अपनी वीरता के साथ वे उत्पीड़ित और वफादार समूह की अहंकारी और दमनकारी समूहों पर विजय की कहानी लिखते हैं। खान यूनिस और जबालिया में इस्राएल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है।
अबू उबैदा ने इसराइल की आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए मजबूर करने या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमास की धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि वे इतने वक्त तक शायद इसलिए चुप थे क्योंकि वे इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। आईडीएफ के सैनिकों के ऊपर जो इमारत गिरी उस पर इस्राएली मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने इसराइली जमीनी हमले के इस चरण के लिए पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की थी, सेना की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और छापे की आशंका में इमारतों में बम लगाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये रिपोर्ट अबू उबैदा के इस दावे से मेल खाती है कि फिलिस्तीनी लड़ाके वीरतापूर्ण अभियानों के जरिए युद्ध के मैदान की दिशा तय कर रहे हैं। जैसा कि इस्राएली सरकार अपने अभियान को जारी रखने की कसम खाती है, हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व में फिलिस्तीनी प्रतिरोध संकेत देता है कि इस तरह के घातक हमले युद्ध के अगले चरण की एक परिभाषित विशेषता बन सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और हमास आगे क्या कदम उठाता है। क्या हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिल रहा है? क्या हिजबुल्लाह अब और ज्यादा ताकतवर बनने वाला है? क्या हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाला है? अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की धरती लगातार कांप रही है और मासूमों के खून से लाल हो रही है। इस दौरान इसराइल पर दो संगठनों ने हमला बोला, पहला हमास और दूसरा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह तो कुछ महीनों की जंग के बाद खामोश हो गया, लेकिन हमास लगातार संघर्ष कर रहा है।